हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। दोस्तों, आज की फिल्म नीलकंठ मास्टर। कहानी शुरू होती है भारत की आज़ादी से 1 साल पहले, जब भारत ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था। हम एक क्रांतिकारी वेंकटेश को देखते हैं, जो एक क्रांतिकारियों के समूह को लीड कर रहा था। सब प्लान रेडी था। उन्हें अंग्रेज़ों के वालवा पोस्ट पर अटैक करने के आदेश थे। 22 जनवरी, जब चांद पूरी तरह से निकला होगा, वो उसी पूर्णिमा की रात ब्रिटिश पोस्ट पर धावा बोल देंगे। वो सभी को उनका काम समझा रहा है कि कैसे इस काम को अंजाम देना है। उस रात टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिशियल उसी पोस्ट पर रुकेंगे, जिससे वो सारा पैसा लूट लेंगे। वेंकटेश ने सभी को इस बात का ध्यान रखने को कहा कि ज़्यादा खून खराबा ना हो। उसी दिन उसी समूह का एक क्रांतिकारी विट्ठल अपने साथ एक दोस्त को ले आया था। उसका नाम विश्वनाथ है। वो भी वेंकटेश के समूह से जुड़ना चाहता था, पर पहले वेंकटेश ने उसकी परीक्षा ली। विश्वनाथ इस काबिल है भी या नहीं, पर वो उसमें पास हो गया और वेंकटेश को भी पता चल गया कि वो काफ़ी साहसी इंसान है। इसलिए उसने विश्वनाथ को कल साथ रहने को कहा। पर उस दिन जब रात वो हमला करने गए तो पासा उल्टा ही पड़ गया। वहाँ उसके कई साथी मारे गए और इसी दौरान वेंकटेश को भी गोली लग गई। विश्वनाथ उसे कंधे पर लेकर जंगल की तरफ आया, क्योंकि अब इस लड़ाई को जीतना लगभग नामुमकिन था। पर जंगल में वेंकटेश शहीद हो गया। उसके आखिरी शब्द यही थे कि मेरा ये संदेश यशोदा तक पहुंचा देना। विश्वनाथ काफ़ी दुखी हो गया, पर उसे कुछ पता नहीं कि यशोदा कौन है और वो कहाँ रहती है। वो वेंकटेश के शव को लेकर उसी जंगल में काफ़ी देर तक बैठा रहा। वहाँ से कुछ साधुओं की टोली गुजर रही थी। जब उन्होंने देखा कि ये मरा हुआ शख्स एक क्रांतिकारी था, तो उन्होंने नदी के किनारे ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। विश्वनाथ भी जैसे उनकी टोली से जुड़ गया। उनके जैसे वस्त्र धारण कर लिए। वो उसी वेशभूषा में अपने घर पहुँचा, पर उसे इस तरह से देख उसके पिता दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने तो उसे वकालत की पढ़ाई करने शहर भेजा था। एक बार तो उसकी माँ भी उसे न पहचान पाई। ये कोई साधु है या उनका बेटा विश्वनाथ? वो अपने बेटे को इस हालत में देख रो पड़ी। घर पर 2 भाई भी हैं। माँ ने उसे अच्छे से नहलाया। कहीं किसी ने उस पर कोई जादू कर दिया होगा। पिता का गुस्सा फूट पड़ा कि शहर इसे वकील बनने भेजा था, पर यह साधुओं का भेष बनाए एक गांव से दूसरे गांव घूम रहा है। विश्वनाथ घर का सबसे छोटा बेटा है, पर वो जब से घर पर आया है उसने अभी तक किसी से भी एक शब्द भी नहीं कहा। शाम वो अपने खेतों में सो रहा था। अचानक से ढलते हुए सूरज को देख उसे किसी की याद आ गई। ये याद किसी और की नहीं, उसकी प्रेमिका इंदु की है, जो इसी गांव में रहती है। पर जब से वो आया है वो दिखी नहीं। काफ़ी खूबसूरत पल इंदु के साथ इसी गांव में बिताए थे। इंदु जो उसके प्रेम में पूरी तरह से पागल थी। वही विश्वनाथ का पहला प्यार था, उसका देश। बेटे की खामोशी माँ को भीतर से खाई जाती है। माँ ने पूछ लिया, क्या तुम इंदु से मिलने उसके घर गए थे? पर विश्वनाथ ने बताया वो जल्द ही मिलने जाएगा। पर उसकी माँ ने मना कर दिया कि मत जाना, क्योंकि अब वो वहाँ नहीं है। तभी एक लड़के ने आवाज़ दी कि राव साहेब ने विश्वनाथ को बुलाया है। राव साहेब उसके ही गांव के मुखिया हैं, जो हमेशा से क्रांतिकारियों के पक्ष में रहे। राव साहेब ने बताया पुलिस गांव की तलाशी ले रही है। आज उसके घर की भी तलाशी होगी, क्योंकि उन्हें विश्वनाथ की खबर हो चुकी है। और उसने सलाह दी कि अभी इस गांव को छोड़कर निकल जाओ उत्तर की तरफ। रास्ते में उसे सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, किससे और कहाँ मिलना है। विश्वनाथ ने इस बारे में घर पर कोई खबर नहीं की, बस वो भागता चला गया। यहाँ हम देखते हैं पुलिस विश्वनाथ को ढूंढते उसके घर आ गई। ये गोरे अंग्रेज़ तो नहीं थे, पर काले अंग्रेज़ थे, जिन्हें अंग्रेज़ों के तलवे चाटने की आदत सी हो गई थी। वहाँ जो ऑफिसर था काफ़ी क्रूर और निर्दयी था। उसने विश्वनाथ के पिता और दोनों भाइयों को काफ़ी मारा। जब बड़े भाई ने हो रहे क्रूरता का विरोध किया तो उसने उसे गोली मार दी और वो वहीं मर गया। यहाँ विश्वनाथ ने उत्तर दिशा में अपना सफ़र जारी रखा। रास्ते में उसे एक महिला मिली। ये महिला वही थी जिसके बारे में राव साहेब ने उसे बताया था। उसने उसे कुछ जाली दस्तावेज दिए और बताया कि इसे लेकर इनामदार के कोठी पर चले जाओ, जो कि नंदूरनी गांव में है।
आगे का काम वहाँ तुम्हें पता चल जाएगा। उस डॉक्यूमेंट्स में विश्वनाथ की नई आइडेंटिटी थी, जो कि नीलकंठ नाम से एक स्कूल टीचर की है। वहाँ से वो नंदुरनी गांव के सफ़र पर निकल गया। दूसरे दिन सफ़र करके वो उस कोठी पर पहुँचा। भीतर से एक शख्स ने दरवाज़ा खोला। उसने अपनी पहचान नीलकंठ मास्टर बताई। उसे यहाँ इनामदार साहब ने बुलाया था, क्योंकि गांव के स्कूल में कोई टीचर नहीं। उसके बाद इनामदार उसे स्कूल दिखाने ले गया, जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था। यहाँ विश्वनाथ को पता चला कि वेंकटेश वाले हमले की प्लानिंग इनामदार के ही जानकारी में हुई थी, पर वो मिशन फेल हो गया, जिसमें उसने अपने 5 बहादुर जवान खो दिए और उसके पहले अप्पा और भीवा मारे गए। अप्पा, जो कि यशोदा का पिता था। यशोदा की शादी वेंकटेश से होने वाली थी और उसी वक्त इस मिशन की प्लानिंग भी चल रही थी, क्योंकि वेंकटेश इस मिशन को पहले ख़त्म करना चाहता था। यशोदा अभी भी वेंकटेश का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं कि वो शहीद हो चुका है। यशोदा भी छिप के रह रही है इस गांव में, क्योंकि इस प्लान में वो भी शामिल थी। इनामदार ने विश्वनाथ से कहा, अब यशोदा को वेंकटेश के मौत की खबर देने की जिम्मेदारी उसकी है। रात जब विश्वनाथ सोने की तैयारी कर रहा था, तभी कोठी से उसे एक अजीब सी आवाज़ आई। उसने जाकर देखा तो वो इनामदार का बेटा था, जो दिमागी रूप से पागल है। वो वापस जाकर सो गया। सुबह वहाँ का नौकर उसके पास आया और बताया कि मालकिन ने नाश्ते पर उसे बुलाया है, पर विश्वनाथ को अभी तक पता नहीं कि इस घर में कोई महिला भी है, इसलिए उसे ये बुलावा थोड़ा अटपटा सा लगा। उसने जब जाकर देखा तो वो महिला कोई और नहीं, विश्वनाथ की प्रेमिका इंदु थी। वो उसे देखता ही रह गया। इंदु ने कुछ कहा नहीं, बस उससे अपनी नज़रें फेर ली। विश्वनाथ स्कूल में बैठा उसके बारे में ही सोच रहा था। न जाने ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी जो इंदु ने शादी कर ली। वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगा। जब भी इंदु उससे शादी करने को कहती तो वो यही कहता कि उसकी शादी पहले ही हो चुकी है इस वतन से, या तो उसके नसीब में गोली होगी या फांसी का फंदा। विश्वनाथ भी अपनी जगह सही था और इंदु भी। दूसरे दिन हम देखते हैं इनामदार किसी काम से बाहर जा रहा है, कुछ दिनों में लौटेगा। अब घर पर इंदु अकेली थी। विश्वनाथ ने इंदु की तरफ देखा। शायद इंदु अब भी उससे प्यार करती है, पर विश्वनाथ अब फिर से उन पुरानी बातों को नहीं याद करना चाहता। यहाँ उसे आए काफ़ी वक्त हो गया था। आज वो यशोदा से मिलने उसके घर गया। उसने दरवाज़ा खोला। विश्वनाथ बस उसे देखता ही रह गया। उसने अपना नाम नीलकंठ बताया। यशोदा समझ गई। शायद इनामदार ने उसके बारे में यशोदा को पहले ही खबर कर दी थी। उसने बताया कि इनामदार ने विश्वनाथ की खबर पहले ही दे दी थी। जब यशोदा ने उससे वेंकटेश की खबर पूछी तो उसने बताया मिशन फेल्ड हो चुका है और वेंकटेश जेल में है। वो यशोदा को दुख में नहीं देखना चाहता था, इसलिए झूठ कह दिया। वो वहाँ से जाने लगा, पर न जाने क्यों यशोदा को देख उसे एक आकर्षण सा महसूस हुआ, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ। दूसरे दिन जब विश्वनाथ नहा रहा था तो इंदु उसे देखने लगी, पर विश्वनाथ ने उससे नज़रें चुरा ली, क्योंकि अब जो बीत गया उसे याद करने का कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद इंदु उसके कमरे में आ गई। आखिर आज उसने पूछ ही लिया कि वो ऐसा क्यों कर रही है, पर इंदु का बर्ताव उसके लिए काफ़ी रूखा था। वो उसके किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं दे रही। शायद विश्वनाथ को देख उसके मन में काफ़ी इच्छाएं एक साथ उठने लगी थी। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। भीतर इनामदार का पागल बेटा एक नौकर को बेवजह कोड़े से मार रहा था। इंदु ने आकर उससे कोड़ा छीन लिया। उस नौकर को देख उसे काफ़ी पीड़ा हुई। यहाँ विश्वनाथ को पता चला उसी पागल शख्स से इंदु की शादी हुई है, जो कि इनामदार का इकलौता बेटा है। ये देख उसके मन में इंदु के लिए और हमदर्दी बढ़ गई। इंदु दुखी होकर वहाँ से चली गई। देर रात विश्वनाथ ने कोठी से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। जब वो भीतर गया तो वहाँ का नज़ारा देख दंग रह गया। वो पागल इंदु को काफ़ी मार रहा था। विश्वनाथ उस पर चिल्लाया। उसके बाद इंदु आकर उसके गले लग गई। इनामदार का नौकर ये सब देख रहा था, पर विश्वनाथ ने खुद को उससे अलग किया और वहाँ से चला गया। इंदु की ये हालत देख उसे पीड़ा तो हुई, पर वो उसे जताना नहीं चाहता, कहीं उसकी हमदर्दी को वो प्यार न समझ बैठे।
पर रात वो विश्वनाथ के कमरे में आ गई। यहाँ उसने बताया कि इनामदार की शादी हुई ही नहीं, ये उनका भतीजा है। वो अपने पागल भतीजे के लिए लड़की की तलाश कर रहे थे और साथ ही इस संपत्ति के वारिस की भी। इंदु के भी माता पिता नहीं थे, तो वो अपने अंकल के पास रहती थी जो काफ़ी गरीब थे, इसलिए उन्होंने इंदु की शादी इस पागल से करवा दी। यहाँ उसे हर ऐशो आराम मिल रहा था, काफ़ी दौलत भी मिल गई थी, पर वो पति का सुख नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। उस प्यार के लिए वो हमेशा से तरसती रही। जब से उसने विश्वनाथ को यहाँ देखा है तब से वो बस उसके ख्यालों में ही डूबी है। वो उसे पकड़कर रोने लगी, पर उसने उसे खुद से अलग कर दिया। गुस्से में इंदु वहाँ से चली गई। शाम वो यशोदा के घर आया। उसने बताया कि मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ, बस यहाँ वो उसे वेंकटेश का संदेश देने आया है। तभी वो बेहोश होकर गिर पड़ी। वो बीमार थी। आज उसने सोच लिया था यशोदा को सच बताकर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा, क्योंकि इंदु को यहाँ इस हालत में देखना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। रात वो डॉक्टर को ले आया। यहाँ रात इंदु बस विश्वनाथ के बारे में ही सोच रही थी। एक अकेलापन था जो उसे खाए जाता है, पर यहाँ ऐसा लगता है जैसे विश्वनाथ यशोदा के प्रेम में पड़ता जा रहा है। रात जब वो वापस लौटा तो देखा इंदु उसके कमरे में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे इस बात का भी पता था कि वो इस वक्त यशोदा के पास से आ रहा है, पर इंदु को जो चाहिए विश्वनाथ उसे नहीं दे सकता। इस पर उसने उसे काफ़ी बुरा भला कह दिया कि रात वो यशोदा के साथ सोकर आ रहा है। इंदु अपनी हालत को बयां कर आंसू बहाने लगी। कमरे में एक बेहोशी का आलम था, कहीं वो इसी तरह पागल न हो जाए। अब वो विश्वनाथ को ही कोसने लगी। न उसे वो दोबारा दिखता, न उसके मन में उसे लेकर इच्छा उठती। चाहते हुए भी विश्वनाथ उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। बाहर खड़ा नौकर उनकी सारी बातें कान लगाकर सुन रहा था। अगर आज रात उसने इंदु की मांग पूरी नहीं की तो वो पुलिस को सब बता देगी कि नीलकंठ ही विश्वनाथ है। ये बात बाहर खड़े नौकर ने सुन ली। रात ही उस नौकर ने जाकर पुलिस ऑफिसर को खबर कर दी। उसी रात इनामदार भी लौट आया। वहाँ काफ़ी क्रांतिकारी साथ बैठे थे। तभी वहाँ दूसरा नौकर आया और उसने बताया कि पुलिस इस कोठी के अंदर आ गई है। वहाँ उनके और पुलिस के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इनामदार ने विश्वनाथ को आदेश दिया कि वो यशोदा को लेकर यहाँ से भाग जाए। हम देखते हैं इनामदार मारा गया। विश्वनाथ यशोदा को लेकर भाग गया। भागते भागते सुबह हो गई, पर उन्हें कुछ पता नहीं कि अब कहाँ जाना है। उस दिन की बात अधूरी रह गई थी। यशोदा ने पूछा वेंकटेश ने क्या संदेशा भेजा था, पर वो कुछ न बोला। यशोदा वहाँ से जाने लगी। वो वेंकटेश को खुद तलाश करेगी। विश्वनाथ ने उसे रोक लिया और बताया कि वेंकटेश जेल में नहीं, वो फरार हो चुका है। यहाँ उसने झूठ कह दिया क्योंकि वो यशोदा को जाने नहीं देना चाहता। उसके बाद वो आगे सफ़र पर निकल गए। रात बीती, फिर दिन आया। ये क्रम इसी तरह चलता रहा, पर सफ़र जारी था। रास्ते में उन्हें एक शख्स मिला। ये इनामदार का मित्र था। उसने सुझाव दिया कि दोनों कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। कल कुछ श्रद्धालु गोदावरी यात्रा पर निकल रहे हैं, उसी में शामिल होकर इस क्षेत्र को पार कर लो। वहाँ से एक बूढ़े शख्स ने उन्हें अपने खेतों में काम करवाने के लिए साथ ले लिया, क्योंकि दोनों को कुछ दिन छिपने के लिए एक जगह चाहिए थी। दोनों उसी फार्म पर बाकी के मज़दूरों के साथ काम करने लगे। सभी को जानकारी थी कि दोनों पति पत्नी हैं। उन्हें वहाँ लगभग 6 महीने हो गए, पर वेंकटेश का कुछ पता नहीं। यशोदा ने फैसला किया अब वो उसे ढूंढने खुद जाएगी, पर विश्वनाथ ने कहा तुम यहीं रुको, मैं उसकी तलाश में जाता हूँ। यशोदा मान गई। उसके जाने के बाद दूसरे दिन वहाँ वही ऑफिसर आया दोनों की तलाश में। उसकी नज़र यशोदा पर पड़ी। नाम पूछने पर उसने कुछ गलत ही नाम उसे बताया। थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद वो वहाँ से चले गया, पर उसे यशोदा पर शक भी है। यहाँ हम देखते हैं विश्वनाथ इनामदार के गांव फिर आ गया, पर वो कोठी पर नहीं गया। वो वहीं एक जगह छिपा था और वहाँ उस नौकर से मिला जो इनामदार का खास था। यहाँ शाम होते ही वो ऑफिसर यशोदा की झोपड़ी में गया उसे तलाश करने, पर उस बूढ़े शख्स ने यशोदा को पहले ही भाग जाने का इशारा कर दिया था। वो ऑफिसर उसका पीछा करने लगा। दूसरे दिन यशोदा ने मौका पाकर उसकी हत्या कर दी।
किसी तरह वो उनसे बचकर वहीं छिप गई। यहाँ हम देखते हैं उस नौकर ने बताया कि यहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया, इनामदार मारे गए, मालकिन ने पूरी कोठी को आग लगा दी और उसके बाद खुद को भी आग लगा लिए। यहाँ वो इंदु की बात कर रहा था। ये सुन विश्वनाथ काफ़ी दुख से भर गया। वहाँ से दूसरे दिन वो उस फार्म पर लौटा तो देखा पुलिस उस फार्म के मालिक को गिरफ्तार करके ले जा रही थी, क्योंकि उसने यहाँ 2 क्रांतिकारियों को पनाह दी थी। फिर वो यशोदा की तलाश में निकल गया। वहाँ से विश्वनाथ अपने घर आ गया। घर पर सिर्फ माँ थी, पिता और भाई दोनों ही मारे गए। उसके बाद वो राव साहब से मिला। राव ने बताया कि सब कुछ राख में तब्दील हो चुका है। इस राख से आज़ादी कैसे मिलेगी? अगर आज़ादी मिल भी गई तो तुम्हारे हिस्से क्या आएगा? क्या आने वाली पीढ़ी को इस आज़ादी की अहमियत पता होगी? हर किसी को आज़ाद होने का भ्रम है। गोरा साहेब जाएगा और काला साहेब आएगा। जो काला साहेब आएगा, क्या वो अत्याचारी नहीं होगा? क्या वो देश को नहीं लूटेंगे जैसे अंग्रेज़ लूटा करते थे? जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, क्या इस भेदभाव को लेकर लोग देश चला पाएंगे? विश्वनाथ ने जवाब दिया, आज़ादी कोई सौदा नहीं जिसकी कीमत लगाई जा सके। वो आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा जब तक कि देश को आज़ादी नहीं मिल जाती। थोड़ी देर ज़रूर लगेगी पर आज़ादी लेकर रहेंगे। उसकी बातों को सुन राव साहब के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि यही वो उबलता हुआ खून है जिससे आज़ादी ली जा सकेगी। यहाँ हम देखते हैं ब्रिटिश ऑफिसर्स क्रांतिकारियों की लगातार हत्या किए जा रहे थे। वंदे मातरम की गूंज हर तरफ सुनाई देने लगी। जब विश्वनाथ इनामदार के गांव पहुंचा यशोदा की तलाश में, तो देखा पुलिस ने नौकर को मारकर पेड़ से टांग दिया है। इसलिए वो वापस अपने गांव लौट गया, क्योंकि हर तरफ उसकी तलाश जारी थी। राव साहेब ने उसे एक सेफ जगह छिपा दिया। यशोदा सफ़र तय करके अपने पिता के एक मित्र के घर पहुंची। उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। उन्होंने उसकी अच्छे से देखभाल की। दूसरे दिन गांव में अनाउंसमेंट हुई कि गांव में कोलेरा नाम की एक महामारी फैल रही है। सरकार का आदेश जारी हुआ है, जो भी इंसान इन्फेक्टेड है उसे तुरंत मेडिकल कैंप में एडमिट किया जाए। मेडिकल कैंप में इन्फेक्टेड लोगों को ले जाया जाने लगा और कई लोग अपने घर छोड़कर दूसरे गांव जा रहे थे। उस कैद में अब विश्वनाथ की हालत और बिगड़ने लगी। शायद वो भी इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो चुका था। हम देखते हैं यशोदा इसी कैंप में वॉलंटियर कर रही है, क्योंकि उसके पिता का दोस्त उसी कैंप में डॉक्टर है। डॉक्टर ने ऑफिसर से बताया कि मेडिसिन्स की कमी है। उस ऑफिसर ने कहा, जो बच सकते हैं बचा लो और जो नहीं बच सकते उन्हें मरने के लिए छोड़ दो। पर उसने जवाब दिया, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझसे ये नहीं होगा। पर वो ऑफिसर उस पर गुस्सा हो गया कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उन्हें उस पर सख्ती करनी होगी। हम देखते हैं राव साहब विश्वनाथ को इस तरह से मरने के लिए कैद में नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो उसे मेडिकल कैंप ले आया। दवाइयों की कमी से काफ़ी लोग मारे जा रहे थे। रात यशोदा ने विश्वनाथ को देखा, जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। उस डॉक्टर ने कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, अगर उन्होंने तुम्हें पहचान लिया तो मार देंगे। पर अब वो और नहीं भागना चाहती, क्योंकि एक दिन तो सभी को मरना है। अब उसे किसी का डर नहीं। वो वहीं रुक विश्वनाथ की देखभाल करने लगी। एक दिन वहाँ ब्रिटिश ऑफिसर ने आकर दोनों को पकड़ लिया। कोर्ट में यशोदा पर कई चार्जेस लगाए गए और उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। यशोदा वेंकटेश के साथ बिताए पलों को याद करने लगी। कुछ दिनों बाद जेल में राव साहब आया। उसने बताया कि उनकी मेहनत रंग लाई। ब्रिटिश सरकार ने इंडिपेंडेंस एक्ट की मंजूरी दे दी है। राव साहब की आंखों में एक नमी सी छा गई। 15 अगस्त 1947 को सभी क्रांतिकारियों को आज़ाद कर दिया गया। यशोदा जब जेल से बाहर आई तो विश्वनाथ वहीं उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने बताया कि वो वेंकटेश का संदेश ले आया है, पर यशोदा ने संदेश सुनने से मना कर दिया कि इस बार वो सीधा वेंकटेश से मिलेगी। विश्वनाथ उसे उसी जगह ले गया जहाँ वेंकटेश ने दम तोड़ा था। यशोदा पूरी तरह से टूट गई। हम देखते हैं यशोदा अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर बैठी थी। उसे विश्वनाथ के दिल की बात पता थी, पर वो किसी की पत्नी बनने से अच्छा अपनी सारी ज़िंदगी वेंकटेश की विधवा बनकर जीना पसंद करेगी। यशोदा चली गई और विश्वनाथ ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की।
कहानी वंदे मातरम की गूंज के साथ ही ख़त्म हो गई। दोस्तों, इस फिल्म में एक दृश्य है, राव साहब और विश्वनाथ के बीच की बातचीत। वो सीन मुझे काफ़ी पसंद आया। गोरा साहब जाएगा और काला साहब आएगा। दोस्तों, जब भारत ब्रिटिश रूल के अंडर था तो यहाँ इतने अंग्रेज़ नहीं थे जो पूरे देश को कंट्रोल कर सके, पर कुछ काले अंग्रेज़ ने उनसे हाथ मिला लिया और उनके दलाल बन गए, जिससे भारत को 200 सालों तक गुलामी का सामना करना पड़ा। अगर यही काले अंग्रेज़ उनके विरोध में आ जाते तो उनका भारत में 1 साल भी टिकना मुश्किल था। गोरे अंग्रेज़ तो चले गए, पर काले अंग्रेज़ों को यहीं छोड़ गए। जिस तरह वो कमज़ोर भारतीयों का शोषण किया करते थे, काले अंग्रेज़ उस काम में उनसे एक कदम आगे हैं। आज तक तात्या टोपे पर एक भी फिल्म क्यों नहीं बनी, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर 1857 के रेबिलियन वॉर में अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे, पर कुछ काले अंग्रेज़ों ने उनकी मुखबिरी करके उन्हें मरवा दिया। अंग्रेज़ 1857 रेबिलियन वॉर के बाद काफ़ी डर गए थे और अब वो भारत को आर्थिक रूप से तोड़ना चाहते थे। इसलिए ब्रिटिशर्स 1860 में टैक्सेशन एक्ट लेकर आए और लोगों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, ताकि दोबारा से भारत में इतनी बड़ी क्रांति ना खड़ी हो सके। पर 1947 में उनके जाने के बाद टैक्स ख़त्म कर देना चाहिए था, पर आज टैक्स इतने प्रकार के हैं जिसकी गिनती कर पाना लगभग नामुमकिन है। 1857 रेबिलियन वॉर पर एक बेहतरीन फ़िल्म तो हर भारतीय डिज़र्व करता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।